बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। आज के प्रोग्राम में हम क्रिकेट के हवाले से बात करने जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं क्रिकेट के हवाले से जिनको डिस्कस करेंगे। 26 दिसंबर से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सेंचुरियन में 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है। लेकिन उससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात जिस समत की जानिब जा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब के जो 447 टेस्ट मैचेस कवर कर चुके हैं और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की सीरीज के 3 टेस्ट मैचेस को मिलाकर 450 टेस्ट मैच के बाद कमर अहमद ने टेस्ट क्रिकेट को कवर करने से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और इस गुफ्तगू में आपको भी शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं, कराची का कोड 021 डायल करके 35803817 पर कॉल करें और कराची के व्यूअर्स 35803817 पर कॉल करके हमसे और कमर अहमद से बात कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस, ट्विटर का एड्रेस और फेसबुक का एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आता रहेगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम। इससे पहले कि हम कमर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात के हवाले से एक पैकेज देख लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन की तब्दीली के बाद इस बात की तवक्को की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट अब दुरुस्त समत की जानिब रागिब हो जाए, लेकिन फिलहाल एहसान मानी शायकीन क्रिकेट की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में खेली। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की कप्तानी की। 39 साला इमरान फरद, उसके अलावा 35 साला उमर गुल, ये हारून रशीद जो मंतक लेकर आए और फिर चेयरमैन कहते हैं कि इनको अंपायरिंग रेफरिंग पे लगा दो। ये बात असल ये कि ये बहुत ही बचकाना किस्म की ये स्टेटमेंट है, इसलिए कि उम्र की कैद जब आप कर दें कि आप 30 साल या 35 साल के बाद क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई सेंसिबल डिसीजन है या एडवाइस है। आप इस तरह की एडवाइस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अजीब अजीब लोग देते रहे, जिसकी वजह से आपको देखें अभी ये केस हार गया इंडिया के खिलाफ। जी ठीक है ना, और करोड़ों रुपए का हर्जाना इनको वापस देना पड़ेगा। ये जानते बूझते कि ये केस जो है वैलिड नहीं है और इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये लोग केस हार गए। सही। इसी तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट में जब से 1953 से काज़म ट्रॉफी, अयूब ट्रॉफी खेल शुरू हुई थी, उस वक्त से अब तक जब ये लोग अपने ग्राउंड तक सही नहीं कर सके, जहां पर टेस्ट ग्राउंड जिसे कहते हैं, और सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट की टीमें जिनमें से सिर्फ 4-5 के बाद पास होम ग्राउंड है और दूसरों के पास होम ग्राउंड नहीं है, जब ये 53 से अब तक ये सही नहीं कर सके हैं, तो आप कैसे ये तयन कर लें कि कोई नया आने वाला शख्स इन सब चीज़ों को सही कर देगा जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को जानता भी नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते कि डिपार्टमेंट्स जो कि ज़्यादा खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू रीजन, आप समझते हैं कि अगर डिपार्टमेंट की क्रिकेट खत्म हो गई तो खिलाड़ियों का रोजगार भी खत्म होगा और क्रिकेट का मयार भी नीचे की तरफ आएगा? जो भी ये सोच रहा है कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट को ख़त्म किया जाए या ये इस काबिल नहीं है कि ये क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस कर सके, तो उनको तारीख के पीछे जाकर उसके औराक को पलटना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार पैदा हुए हैं, सही, वो इसी डोमेस्टिक क्रिकेट से पैदा हुए हैं। काउंटी क्रिकेट तो बाद में खेली है, सही, इसी क्रिकेट से निकाले गए हैं और इसी से ऊपर आए हैं, इसी से टेस्ट क्रिकेट खेले हैं और जब इनका नाम हुआ तो काउंटी क्रिकेट में बाहर के मुल्क में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गया। पहले तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करें, क्रिकेट ग्राउंड्स को सही करें। हर फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम खेलने वाले के पास अपना होम ग्राउंड होना चाहिए। प्लेइंग फैसिलिटीज को इम्प्रूव करें कि सही तरीके से ड्रेसिंग रूम हो, सही पेविलियन हो, सही तरीके से आजकल के मॉडर्न डे के डिमांड के तहत एकेडमीज हों जहाँ बच्चों को आप ट्रेन करें, बजाय इसके आप ये कहें कि जी सिर्फ रीजनल क्रिकेट टीमें होंगी और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन उनको स्पॉन्सर करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त मेरी नज़र में नहीं है। अभी उन्होंने मौखर किया है फैसले को फरवरी तक, लेकिन आप क्या समझते हैं जब एहसान मानी आए आईसीसी के ये चेयरमैन आखिरी मरतबा 2006 में ये खत्म हुए, मतलब 12 साल का एक अरसा गुजर चुका है, पाकिस्तान की क्रिकेट से इतने नाबलद है, इतनी वाकफियत नहीं है, समझते हैं आपकी ये पाकिस्तान क्रिकेट को सही करने में कामयाब हो जाएंगे? जो समझने वाले थे वो भी नहीं समझ सके इनसे पहले है। आपको पता है ना, सही, कि इनसे पहले भी लोग आए हैं कि पसनी में, ग्वादर में और जगह जगह पे इन्होंने ग्राउंड पे अरबों रुपए खर्च कर दिए, सही, और वो वहाँ कुत्ते लौटते हैं, बकरियां चल रही होती हैं, तो वो लोग सही नहीं कर सके। तो अब इनसे आप उम्मीद क्या रखेंगे, इसलिए कि अब मानी साहब एक एक्सपीरियंस क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर आईसीसी के थे,
एक नफीस आदमी, एक पढ़े लिखे आदमी और काफ़ी इनका तजुर्बा भी है इस फील्ड में, लेकिन लोगों की बातों में आकर अगर ये चीज़ों को तब्दील करना शुरू कर देंगे बजाय खुद किसी चीज़ की रिसर्च करने के, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को काफ़ी नुकसान होगा। जैसे कि देखिए, जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था 50s और अर्ली 60s में, तो उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 7 टीमें थी। अच्छा, रेलवे सर्विसेज इदारों की टीमें थी उस वक्त? नहीं जी, नहीं थी, सिर्फ मैं बता रहा हूँ 7 टीमें थी टोटल। रेलवे सर्विसेज, सिंध, लाहौर और 3 टीमें पाकिस्तान की, कराची की, वाइट, ब्लू, ग्रीन, और भावलपुर। अब कारदार कोई बेवकूफ आदमी तो नहीं थे, दुनिया देखे हुए और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले हुए और ऑक्सफोर्ड से खेले, वारिकशायर से खेले हुए पढ़े लिखे आदमी। उन्होंने ये देखते हुए कि क्रिकेटर्स के हालात को सही करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन, उनके घरेलू जिंदगी, उनका कैरियर बनाने के लिए उन्होंने ये इदारों को उन्होंने 70s में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दाखिल कर दिया। तो जिसकी वजह से खिलाड़ियों की सूरत शक्लें भी निकल आई, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सही हो गई, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के हर इलाके से क्रिकेटर पैदा होना शुरू हो गए। पहले सिर्फ कराची, लाहौर की ये ठेका था, फिर उसके बाद साहिवाल, बूरेवाला, हर जगह आप पेशावर देखें, मर्दान, स्वाबी, हर जगह से टेस्ट क्रिकेटर्स पैदा हो रहे हैं। सही। अब रहा कि जी क्राउड आएगा बड़ा, जी रीजनल क्रिकेट खेलेगी। मेरे ज़माने में जब रीजनल क्रिकेट होती थी तो दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन हनीफ अहमद, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर फजल महमूद, वकार हसन खेलते थे। क्राउड नदारत नेशनल स्टेडियम या दुनिया के या पाकिस्तान के किसी ग्राउंड में। काउंटी क्रिकेट मैंने 50 साल देखी है, क्राउड नहीं होता वहाँ काउंटी क्रिकेट में, वहाँ सिर्फ संडे लीग में लोग क्राउड आता है। सही। और मैंने शेफील्ड शील्ड देखी है, साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक क्रिकेट तमाम देखी मैंने। क्राउड फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं आता है। सही। 2-4 गिने चले लोग आते हैं, वो बूढ़े रिटायरमेंट और पेंशनर्स, वो आके देखते हैं। आजकल के मॉडर्न डे के जमाने में लोगों के पास वक्त कहाँ है कि पूरा दिन आकर वो 3 रोजा और 4 रोजा मैच बैठकर देखेंगे, जबकि आपके ग्राउंड में किसी किस्म की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। वॉशरूम तक तो ना वॉशरूम है, न खाने पीने का कोई फैसिलिटी है। और यहाँ तक कि जर्नलिस्टों को ये कहा जाता है कि आप पानी की बोतल लेके अंदर नहीं आ सकते, आप ये दूरबीन लेके अंदर नहीं आ सकते, और ये लैपटॉप क्या है। देखिए, जब इन सब चीजों को आप सही नहीं करेंगे, सही, तो आप ये भूल जाए बातें करना कि रीजनल क्रिकेट सिर्फ रहेगी और कमर्शियल। भाई, जो बैंक्स और दूसरे इदारे हैं वो क्यों आपको स्पॉन्सर करेंगे भाई? वो कहते हैं कि जी जैसे बैंक जो है वो कराची के साथ जुड़ जाए, उनको HBL कराची, उनको लाहौर माइलेज नहीं मिल सकती उनको, जो ये लोग सोच रहे हैं। और इनको चाहिए कि देखिए, रीजनल क्रिकेट 50-60s में तो हो रही थी ना, अब तक हो रही है, किसने कहा कि नहीं हो रही है? वो होती है, रीजन्स का अलग टूर्नामेंट है, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो आपको क्या परेशानी है कि आप टैलेंट पैदा नहीं कर रहे हैं? ये सारे टैलेंट जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, कहां से, और कभी ऑस्ट्रेलिया को मार रहे हैं, तो कभी इंग्लैंड को मार रहे हैं, आयरलैंड को मार रहे हैं, टैलेंट किधर से आया भाई? ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कमर अहमद अपने तजुर्बे की रोशनी में बड़ी दिलचस्प और ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कमर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक पर जाने से कबल हम कमर अहमद से बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कमर अहमद साहब, आपकी क्या राय है? आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर लेकर आ रहे हैं एहसान मानी साहब, फरवरी में वसीम खान अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। उसके अलावा वो कहते हैं कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। आप समझते हैं इस मूव से पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल है वसीम खान साहब? वो देखिए, वहीं वो उनका ताल्लुक वैसे तो आज़ाद कश्मीर से है, उनके पेरेंट्स, लेकिन वो वहीं वारिकशायर में पले बढ़े हैं, वहीं उन्होंने एजुकेशन ली है। वहीं पर उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था काउंटी क्रिकेट से हटने के बाद, राइज एंड शाइन, एक बच्चों के क्रिकेट के प्रमोशन का प्रोग्राम। उसमें काफ़ी उनको मकबूलियत हुई। इंटेलिजेंट आदमी है और बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन पाकिस्तान से उनका कभी लगाव रहा नहीं है क्रिकेट रिलेशनशिप जी। तो जाहिर है कि उनके लिए एक नई चीज़ होगी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट। ये इसमें काफ़ी मिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, आपको पता है पाकिस्तान की क्रिकेट में जब से ये क्रिकेट यहाँ पर हो रही है, तो और बहुत मुख्तलिफ अक़साम की
फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं, और सियासत भी बहुत है पाकिस्तान। मैं यही कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ अक़साम की फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग, डे टू डे वर्किंग में। तो उनको सारी चीज़ें का मुताला करना पड़ेगा, उनको ठीक ठाक रिसर्च करनी पड़ेगी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अपॉइंटमेंट चले, अच्छा इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग, लेकिन क्या वो डिलीवर कर सकेंगे? वो शख्स जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जानता भी नहीं है, ना उसके लोगों के माइंडसेट को जानता है जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑलरेडी हैं। सही। और क्या उनको लोग काम सही तरीके से करने देंगे जो वो चाहेंगे? क्या उनकी ख्वाहिश पर पूरा लोग अमल करेंगे? ये सारे सवालात ऐसे हैं कि जब वो ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद ही इसके बारे में हम लोगों को मालूम होगा। फरवरी में वो ज्वाइन कर रहे हैं। अभी लेस्टरशायर काउंटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने इस्तीफा दिया है, काम कर रहे थे, और लोग कहते हैं कि उन्हें इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड में भी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की इस ऑफर को कबूल किया। लोग कहते हैं मुबैना तौर पर तकरीबन 22 लाख रुपए महाना उनको मिलेंगे। तो इतनी सारी चीजें जब वो छोड़ कर आ रहे हैं तो आप समझते नहीं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? यहाँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये आज से नहीं, ये जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आया है और सैटेलाइट टेलीविजन आया है, टेलीविजन राइट्स के पैसे आए हैं, इन सब चीज़ों को, और फिर आप देखें बाद में PSL भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गवर्निंग बॉडी है और जो भी लोग करता धरता इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चलाने में है, उनके लिए ज़रूरी है कि पहले सोचे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीजनल क्रिकेट को ख़त्म कर दें, इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि इसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट फैल गई है। सही। और इसकी वजह से, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पैदा हो रहे हैं हर इलाके से। सही। और लोगों की रोजी लगी हुई है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट और कैरियर के अपॉर्चुनिटी मौके हैं इदारों की। अगर ये सब खत्म होंगे तो मैं समझता हूँ वही हालत होगी जो मेरे जमाने में थी जब मैं खेलता था। अच्छा। कि मालूम है कि 10 रुपए मिल रहे हैं रोज खेलने के। 10। अभी तो इदारे बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हर तरह की देखिए, नौकरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है आपकी एम्प्लॉयमेंट, और ज़हनी तौर पे आप इत्मीनान से हो कि आपको मंथली कम से कम आपके घर में लोग जो रोजी कमा के ला रहे हैं, महीने के इख्तिताम पर आपके पास पैसे आएंगे। अगर ये सब आप ख़त्म करेंगे और आप ये कहेंगे कि जी ये मुख्तलिफ इदारे जो हैं, जी रीजनल टीमों के बैंक और एयरलाइन वगैरह, वो टीमों को स्पॉन्सर करेंगे, तो उनके पास भी तो मार्केटिंग के लोग बैठे हुए हैं। सही। उनके पास भी वो प्रॉफिट एंड लॉस को गिनने वाले लोग बैठे हुए हैं। वो देखेंगे उनका फ़ायदा क्या है इसमें, कि कहाँ तक इसमें वो लोग बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट के थ्रू आए उनके पास, देखिए बात दरअसल ये है कि गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है। किसी भी प्राइवेट इदारे को, जिस तरह बैंक वगैरह हैं, उनको गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती कि आप ये करेगा वरना हम आपका बैंक बंद कर देंगे। ये ऐसा मुमकिन नहीं है पाकिस्तान, और करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में भी। और बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस वक्त हालत जो है इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की, हम सबको पता है, दुनिया को पता है कि लोगों से ये लोन्स ले रहे हैं, लोग इनकी मदद कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या पाकिस्तान की कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी टीमें थोड़ी बहुत आजकल खेलती हैं, बहुत सी टीमें नहीं खेलती हैं, क्या वो इस काबिल होंगे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उन टीमों को बैक कर सके जो कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की टीमें हैं? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए, खासकर ऐसे मौके पे कि जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान में नहीं आ रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट नहीं कर पा रहा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, उसमें बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कदम आप उठाएं फूक फूक। सही। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ये कह रहा है कि जी शायद, अभी तक कोई तस्दीक शुदा बात नहीं, कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम मार्च में 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करे। आपकी क्या राय वर्ल्ड कप से कबल? देखिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के ऑफिशियल्स जोर लगाएं, बहुत अच्छी बात है, और लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी बात है कि क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज के जो हाई कमिश्नर और एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं, वो रोज़ाना पाकिस्तान के सूरत हाल के हवाले से अपने गवर्नमेंट को ब्रीफ करते हैं। सही। जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे तो आपका कोई भी बोर्ड का ऑफिशियल कितने बड़े से बड़ा हो, वो कितनी भी चीज़ें और सप्लाई करे उनको और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे यहाँ खेलने के लिए, फाइनेंशियल भी इंसेंटिव दे,
तो वो जब तक के हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स उस क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज के इस मुल्क को सही नहीं समझेंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी हो सकती है हमारी टीम की, तो अपनी टीम को इजाज़त दे के पाकिस्तान में ज़मीन पे आकर इनके ग्राउंड पर क्रिकेट खेलें। ठीक है, हमारी गुफ्तगू सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद से जारी है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद, जो 447 टेस्ट मैचेस कवर कर चुके हैं। इनसे हम बात करें। कमर अहमद साहब, अभी जो नया तनाज़ा खड़ा हुआ पाकिस्तान, आपने शुरू में थोड़ी सी बात की, मैं थोड़ी चाहता हूँ और मजीद बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था वो ICC की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में चला गया और फिर पाकिस्तान को सुबकी हुई। क्या देखते हैं इससे पाकिस्तान का क्रिकेट का इमेज जो है वो पूरी दुनिया में एक बुरा तासुर नहीं गया? देखिए, बात असल ये है कि जब आपको गलत एडवाइजर्स मिल जाएं और इस तरह की एडवाइस करें जहाँ के पर यह खदशा हो कि आप शायद कामयाब ना हो सकें, तो उस सिलसिले में जो लोग करता धरता थे उनको खुद ही सोचना चाहिए था कि MOU जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी लॉ की कोई बाइंडिंग नहीं होती। अच्छा, इसलिए कि जब वो जिस कंट्री से आप खेलना चाहते हैं उसकी गवर्नमेंट अगर टांग अड़ा दे तब फिर आप नहीं खेल सकते, तो आप कैसे आपने गवर्नमेंट की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? सही सही। तो मैं शुरू से ये कहता था कि ये गलत इकदाम उठा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग। सेठी से मुलाकात भी नहीं की, वो BCCI वो हंगामा हो गया। तो भाई ऐसी भी डिस्प्रेशन क्या है? आप खेलने के लिए आप दूसरे मुल्कों से खेले, ठीक है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में है नहीं हो सकती ये रिलेशनशिप, क्रिकेटिंग रिलेशनशिप खत्म ही रहेगी। ठीक है, ये जारी नहीं हो सकती है। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब ने। खालिद महमूद साहब क्रिकेट के असरार और रुमूज से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इनसे हम बात करते हैं इस मामले के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब मौजूद हैं और हम इनसे क्रिकेट के हवाले से ही बात कर रहे थे और हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जो सुबकी हुई पाकिस्तान को और जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, आप क्या समझते हैं? क्या ये फैसला दुरुस्त था? मैं एक वेबसाइट पर आपका बयान भी पढ़ रहा था, आपकी राय क्या है इस हवाले से? देखिए मिर्जा साहब, मेरी राय तो मेरा ख्याल आप जानते हैं, काफी शुरू से ही जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिग 3 का फार्मूला कबूल किया था और हमें ये खुशखबरी सुनाई गई थी कि जी हमें बहुत ही अच्छा सौदा हुआ है और 6 हमारे साथ सीरीज होंगी और पता नहीं कितने बिलियन रुपए, हम $70 मिलियन मिलेंगे हमें, कह रहे थे। जी हमें मिलेंगे। तो ये सारी बात तो आप जानते हैं, आप भी इसमें शामिल थे और मैं भी आवाज उठा रहा था इसमें कि ये नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल खुशफहमी है, हमें बिग 3 में भी नहीं जाना चाहिए। वो भी एक गैर अखलाकी सा मामला था और बहुत जल्द दुनिया को इसका पता चल जाना था और पता चल भी गया है। अब वो सूरत हाल बदल रही है, तो पाकिस्तान को जल्दी नहीं करनी चाहिए। और खासतौर पे ये जो खुशखबरियां सुनाई जा रही थी, मेरा हाल अक्सरियत जो थी पाकिस्तान में, लोग जो क्रिकेट के मामलों को समझते हैं और मीडिया से ताल्लुक है या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रहा था, सब लोगों ने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन बहरहाल वो चीज हो गई और उसके बाद पता चला कि जनाब वो इंडिया जो है वो ये कुछ करने पे आमादा नहीं है। फिर उसके बाद वो मामला आए आपके सामने, MOU की बात हुई और MOU का पता चला कि जी वो तो उनके क्रिकेट बोर्ड के शायद सेक्रेटरी ने साइन किया था, यानी किसी तरह का मुआहदा नहीं था। MOU ये समझ लेना चाहिए कि एक इजहार नीयत होता है, इजहार इरादा होता है कि हम ये हमारी नीयत है, हम ये करेंगे। और मेरी इत्तला के मुताबिक MOU में अगली स्टेजेस भी तस्करा था कि हम इसके बाद ये इसमें जो भी दस्तावेजात तैयार होनी है वो होंगी, लिखत पढ़त भी हो जाएगी, फिर ICC से भी इसकी एंडोर्समेंट हो जाएगी, ये तमाम बातें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन वो कोई चीज भी हुई नहीं वैसे। और फिर उसके बाद ये इंतहा का ये कदम था जो उठाया गया कि हम इसको मामले को अदालत में लेके जाएंगे। उस वक्त भी आपको याद होगा कि बेशुमार मुखालफत इसकी हुई थी और बहुत से लोगों ने कहा था कि अदालत में जाने का कोई फायदा नहीं होगा, सुखी होगी, रुसवाई होगी, बेहतर रास्ता यही है कि आप लॉबी करें
में ये मामला उठाएं, जो वहाँ पे अहम मेंबर ममालिक हैं उनको अपने साथ मिलाएं। और तमाम दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्रिकेट के मामला होने चाहिए और सियासत को क्रिकेट से बाहर रहना चाहिए। ये जेन्युइन सोच है, अब भी मेरे ख्याल में है। ऑस्ट्रेलिया की भी है, इंग्लैंड की भी है, जनूबी अफ्रीका की भी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो रास्ता इख्तियार करने की बजाय जिसमें कामयाबी की इम्कानात हो सकते, महाज़ाराई की तरफ चले गए, महाज़ाराई की तरफ चले गए। और फिर उसके बाद वो एक कंट्रोवर्सी है, आप और मैं इस पर इख्तलाफ भी करते रहे हैं। मैंने कहा था कि 1 मिलियन पाउंड इन्होंने इस काम के लिए रखे थे और वो बिल्कुल जैसे वो अंग्रेजी का मुहावरा है, दरिया पुरत हो जाने वाली बात थी। वो तमाम वैसे ही जाने थे। और इन्होंने कहा कि मैंने एक दफा पूछा भी इनसे कि जी आप किस शहर में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के। जी हम इंग्लैंड में गए थे और कोई अटॉर्नी हमने एंगेज किया था और उसने हमें मायराना राय दी कि आप जीत जाएंगे। लेकिन ये तो उल्टा हो गया ना खालिद महमूद साहब, एक तो केस आ रहे, यहाँ पर तो नमाजें बख्शवाने गए थे, यहाँ रोजे भी गले पड़ गए हमारे। बड़ी जागराई हुई। तो मैं कह रहा था कि वो किसी अटॉर्नी के पास जाए, उसको फीस दें, वो आप मतलब की ओपिनियन दे देगा, वो बात बनती नहीं। फिर सबसे ज्यादा मिर्जा साहब जो जुल्म हुआ है मेरी नजर में, कि एक तो आपका केस बहुत कमजोर था और फिर आपने जो वहाँ टीम भिजवाई उस केस के कानूनी टीम लड़ने के लिए, उनके नाम तो मैं तो कोई आगाह नहीं, कौन से बड़े कौन सा कोई मशहूर लॉयर कोई नहीं था, कोई मशहूर नहीं था। वो भी मेरा ख्याल है पता नहीं अपने कोई अहमद साहब, वो तो उन्होंने आखिर में कहा कि इसकी तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए मैं जो शुरू में आपसे बात कर रहा था और उन्होंने आपकी बात को सेकंड किया, ये टोटल नॉन स्टार्टर था ये केस, कि कोई भी इंटेलिजेंट आदमी ये आपको बता सकता था कि ये इस केस को आप जीत नहीं सकेंगे। और जिसने भी ये मशवरा दिया, जाहिर है कि लॉयर तो कभी नहीं कहेगा ना कि ये केस आपका, क्योंकि उसको तो फीस मिल रही है। एग्जैक्टली। तो अनफॉर्चुनेटली कि आप देखिए खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अब जैसा आपने इनका कैरियर बताया, ये खुद भी कानूनदा है, ये क्वालिफाइड लॉयर है जी। अच्छा, तो जाहिर है कि ये चीज़ों को समझते हैं कि कानून की शिक क्या होती है। तो जैसे ये कह रहे थे और हम सब लोग ये कह रहे थे कि ये गलत काम कर रहे हैं जाकर ये क्लेम करने के लिए, इसलिए कि जब तक उनकी गवर्नमेंट राजी नहीं होती आप नहीं खेल सकते। और फिर उल्टा हम उनके खिलाफ चले गए वो कि भाई हमें हरजाना दिया जाए। अब जाहिर है कि ये एम्बैरेसमेंट है हमारे क्रिकेट बोर्ड के लिए, हमारे मुल्क के लिए। अच्छा खबर साहब, लेकिन दोनों एक दूसरे पे इल्जाम तराशी लगा रहे हैं। शहरियार खान साहब कहते हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं चाहता था, मैं चाहता था मुज़ाकरात के जरिए हल हो, सिफारतकार रह चुके उनका बड़ा तजुर्बा। सेठी साहब कहते हैं जी शहरियार साहब के दौर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ये फैसला किया। तो आप नहीं समझते कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी लगाकर हम बचने में कामयाब हो जाएंगे क्या? देखिए शहरियार साहब जिस वक्त चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के और सेठी साहब उनके साथ थे, तो जाहिर है कि उस वक्त काफ़ी रूमर्स थी कि इनकी आपस में नहीं बनती और ये ज़्यादातर प्रेस में यही सब चीज़ें रूमर्स अफवाहें हर किस्म की चल रही थी। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये दोनों बराबर के शरीक थे इस सिलसिले में, दोनों बराबर के। इसलिए कि अगर आपको याद हो कि सबसे पहले शहरियार साहब ही ने स्टेटमेंट दिया था कि ये ज्यादती है, MOU साइन किया हुआ है। नहीं, सबसे पहले शहरियार साहब ने ये बयान दिया था कि हम अदालत जाएंगे और क्लेम करने की कोशिश करेंगे। और फिर सेठी साहब ने उसको मजीद आगे की तरफ बढ़ाया। कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है वक्तों के प्रोग्राम में एक और छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पर इस हवाले से आपने क्या देखा? न्यूजीलैंड भी गए हैं आप, इंग्लैंड भी गए हैं, साउथ अफ्रीका भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं। आप समझते हैं कि वहाँ शौक है पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स के बच्चों को? बहुत ज्यादा। क्रिकेट का खेल ऐसा ग्लैमरस गेम है और खासकर जब पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करती है। देखिए पाकिस्तान की वो चंद टीमों में से है जिसने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। आज तक जहाँ क्रिकेट शुरू हुई थी इंग्लैंड, उसने कभी आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता है। सही। लेकिन जो एक्सपेट्रिएट आप बच्चों का जिक्र कर रहे हैं या यंगस्टर्स का, जो लोग दूसरे मुल्क में पैदा होते हैं और जब पाकिस्तान की टीम को देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि वर्ल्ड कप जीत लिया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में लॉर्ड्स पे मार दिया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली इंग्लैंड में एक ऐसे ग्राउंड पे जो कि पाकिस्तान का ग्राउंड नहीं है, वहाँ पर अपने मुखालिफ जो हरीफ भारत को बुरी तरह शिकस्त दी।
ये सब चीज़ों को देखने के बाद एक जज्बा सा पैदा होता है उन पाकिस्तानी बच्चों में जो पैदा हुए हैं दूसरे मुल्क में, जैसे इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या फॉर दैट मैटर साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है। तो इसमें जोश व खरोश काफ़ी बच्चों में पैदा हो जाता है। सही। और इस पर सबसे ज़्यादा जो लोग काम कर रहे हैं वो इंग्लैंड के लोग हैं। इंग्लैंड में ज़्यादा वो फ़ायदा उठा रहे हैं इन यंगस्टर्स से। आदिल रशीद को देख और लें, आप देखें कि कई पाकिस्तानी खेल चुके हैं इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट। सही सही। और मोइन अली को देख लें, उसकी फैमिली जो है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर नजर रखनी चाहिए। सही। और अगर उनको अपॉर्चुनिटीज इंग्लैंड में अगर कहीं प्रोवाइड ना हो सके तो टैलेंटेड क्रिकेटर्स को यहाँ भी बुलाकर उनको ये मौके फराहम करें ताकि, जैसे कि आपको पता है कि जो पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज देते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा जो तो उनके बच्चों को भी जब शौक है तो बुलाना चाहिए। बच्चों को भी शौक को पूरा करने के लिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। कमर अहमद कहते हैं बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का शहर ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की स्टेट क्वींसलैंड खेलती है। वहाँ एक बच्चा है जिसका नाम सैयद अली अंसर रिजवी है, और इस बच्चे ने अभी क्वींस कमर साहब जिस तरह आप बात कर रहे थे कि बच्चों में शौक पैदा होता है, और ऑस्ट्रेलवी स्टेट में आना, एक पाकिस्तानी लेग स्पिनर गया था उसने सियासी पनाह ली थी, फवाद अहमद, आपको याद होगा। लेकिन इस तरह जो बच्चे वहाँ ग्रूम हो रहे हैं, आप समझते हैं कि फिर इन फ्यूचर वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी मददगार साबित? मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो है बाहर के मुल्कों में अपना नाम कर रहे हैं और अपने पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं। वो आप देखें उस्मान ख्वाजा भी तो जी, और जो इस्लामाबाद में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलिया की टीम की नुमाइंदगी की। जी, पहले मुसलमान क्रिकेटर हैं कि पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेले। और तो मैं समझता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उससे फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। अगर कहीं से इनकी स्काउटिंग अगर स्ट्रांग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों की टैलेंट हंट में, तो ये लोगों को चाहिए एक ऐसा शख्स रखें जो नजर रखे पाकिस्तानी एक्सपैट्रियट्स के यंगस्टर्स के ऊपर। आप देखें अब्दुल कादिर के बेटे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, उस्मान कादिर वहाँ खेल रहे हैं। वो हो सकता है कि एलिजिबल हो जाए, ऑस्ट्रेलिया से खेल जाए। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से खेल जाए। सही। तो आप बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो फोकस है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उन लड़कों पे भी रखें जो पाकिस्तानी नजाद हैं। हाँ। यानी पाकिस्तानी पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, हाँ, उन पर आप नजर रखें। और उनका बैकग्राउंड है तो आपका बैकअप और भी स्ट्रांग हो सकता है। अब कई ऐसे प्लेयर्स हैं, अब इमरान ताहिर था, पाकिस्तान ए से खेला, जूनियर से खेला, फिर वो जब उसको मौके नहीं मिले इंग्लैंड चला गया, नहीं मिले साउथ अफ्रीका से, अब वो बेहतरीन स्पिनर्स में उसका शुमार होता है, कामयाब खिलाड़ी हो गया जनूबी अफ्रीका का। हाँ। और बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो फेल हुए हैं पाकिस्तानी जो फॉरेन कंट्रीज की टीमों से खेले हैं। जी, आप मोइन अली की मिसाल ले लें, अभी रिसेंट जो है कामयाब ऑलराउंडर है वो इंग्लैंड के। तो ये बहुत जरूरी कि पीसीबी इस पे अपना होमवर्क करे। और जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, या एहसान मानी साहब खुद हैं, उन्होंने दुनिया में क्रिकेट काम देखी हुई है एज आईसीसी प्रेसिडेंट, तो इन सब चीज़ों पे ज़रूर नज़र रखें और साथ साथ अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवैम्प करने की सोचें। और लेकिन बहुत सारी एडवाइस के बाद। अच्छा, बहुत सारी एडवाइस, इसका ये क्या जुमला आपने कह दिया? वो इसलिए कि बहुत सारे काउ बॉयज भी इधर उधर फिरते हैं एडवाइस देने, जो नौकरी की तलाश में होते हैं, फवाइद की तलाश में होते हैं। चापलूसी में बहुत से लोग एडवाइसें करते हैं ऐसी कि वो अपने बॉस को खुश कर सकें। लेकिन एक आदमी जो कि फॉरेन कल्चर में रहकर आया, वो मुतासिर हो जाएगा। वो एहसान मानी साहब के लिए वो फॉरेन कल्चर नहीं है। मैं भी तो फॉरेन कल्चर में रहा हूँ 50 साल। जी, सही। लेकिन मैं भी पाकिस्तान रेगुलरली आता रहा हूँ मुख्तलिफ टीमों के साथ। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने इतना पाकिस्तान नहीं देखा जो मैंने देखा हुआ है। तो आपकी अटैचमेंट तो है ना। इसीलिए एहसान मानी भी हमेशा पाकिस्तान आते रहे, आईसीसी का प्रेसिडेंट। इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश, इस्लामाबाद में रिहाइश भी है, वो रेगुलरली आते रहे हैं। उनको पता है कि क्या होता है, लेकिन उनको एडवाइजर उनके सही होने चाहिए। एडवाइजर सही होने चाहिए। इसलिए कि आपने जो गलत एडवाइजर का असर देख लिया कि आपने करोड़ों वापस करने हैं भारत को। और कितना बड़ा नुकसान है कमर साहब। इतने पैसे अगर हम पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पे 18 करोड़ रुपए लगा दें, जैसे कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल, वही हिसाब हो गया कि नमाजें बख्शवाने गए थे, गले रोजे भी पड़ गए। लेकिन आखिरी में मैं आपसे 1-2 मिनट है ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तानी टीम, आप तो साउथ अफ्रीका मुतादिद बार जा चुके हैं। डॉक्टर अली बाकर जो यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनसे आपके अच्छे ताल्लुकात हैं।
क्या देखते हैं इस सीरीज में कमर अहमद साहब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका? देखिए पाकिस्तान की ओवरऑल अगर पूरे साल की कारकर्दगी देखें आप पाकिस्तान की, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं जब हारते हैं, जब जीतते हैं तो तारीफें बहुत लोग कम लोग करते हैं। सही। जब देखिए आयरलैंड को आयरलैंड ने मार दिया, इंग्लैंड को इंग्लैंड ने मार दिया, जो इंडिया नहीं मार सकी, ठीक है ना। सही। और फिर इन्होंने जिम्बाब्वे में ऑस्ट्रेलिया को मार दिया। सही। फिर आगे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया यूएई के अंदर। न्यूजीलैंड के खिलाफ इनकी कारकर्दगी इसलिए खराब थी कि इनकी प्लानिंग सही नहीं थी। सही। और ये पूरे साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। आप ये जरूर जहन में रखें कि पूरा जो टीमें घर से बाहर हैं अपने मुल्क में नहीं खेल पाती तो उनके लिए मुश्किल होती है। उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। आप यासीर शाह की कामयाबी देखें। बिल्कुल देख लें। आखिरी जुमले में बताएं इस सीरीज को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि उनके भी खिलाड़ी बहुत जख्मी है, फास्ट बॉलर्स खासकर। अच्छा, तो चांस है पाकिस्तान के चांस उस वक्त ज्यादा हो जाएगा कि पाकिस्तान बैटिंग सही कर ले। ठीक है, कमर अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब की राय आपने सुनी। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।